अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्सेस को। आप कहेंगे कि फोर्सेस को तो हम जानते हैं, ये फील्ड्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है ये आप जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जितनी भी फोर्सेस कायनात में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आप गौर करें तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, एक दूसरे को फिजिकली टच करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरा हाथ इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और फिर ही फोर्स लगाकर इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। ऐसी फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है। और ये आपको बेतहाशा जगहों पर नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप किसी हैमर से किसी नेल को दीवार में हिट करते हैं तो वहाँ पर भी कांटेक्ट होता है, तो फोर्स ट्रांसमिट होती है हैमर से नेल पर। और फ्रिक्शन को देख लें, आप दोनों हाथ को जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स से पहले कांटेक्ट दोनों का ज़रूरी है, तो फ्रिक्शन अप्लाई हो सकती है। तो आपने देखा कि बहुत सी एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द कांटेक्ट फोर्सेस की मौजूद हैं। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स दूर से ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उन्हें कांटेक्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सी फोर्स है, तो आपने ये फोर्सेस देखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है। लेकिन इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए इसको ज़मीन से कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। ये अगर यहाँ पर भी छोड़ दिया जाए तो ज़मीन इसको खींच लेगी, हालांकि ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर दूर से ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं, कांटेक्ट में आए बगैर। ऐसी फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। यही वजह है कि हम सूरज के गिर्द, यानी हमारी ज़मीन सूरज के चक्कर लगा रही है, जबकि हम सूरज से बेतहाशा फासले पर मौजूद हैं। इसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं एक और मैग्नेट इस पर रखता हूँ, लेकिन इन दोनों के साउथ एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि यहाँ पर भी इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे को टच किए बगैर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो आपको बताया, वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पर दूर से ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो चार्जेस नजर आ रहे हैं। अगर ये ऑपोजिट नेचर के हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है। लेकिन यहां यह सवाल पैदा होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए बगैर एक दूसरे के साथ ये राबता, जो फोर्स का राबता है, ये कायम कैसे करते हैं। तो ये समझाने के लिए हमारे पास एक शख्स थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने हमें वो तरीका बताया जिससे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर दूर से ही फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे इन दोनों चार्जेस को देखिए, ये दोनों चार्जेस दूर से एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर देंगे, लेकिन माइकल फैराडे कहता है कि एक्चुअली में ये आपको लग रहा है कि दोनों चार्जेस के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, एक्चुअली में इनके दरमियान एक कांटेक्ट है। इन्होंने ये बताया कि हर चार्ज के गिर्द एक नजर ना आने वाला फील्ड मौजूद होता है। वो फील्ड हमें नजर नहीं आ रहा होता, हम समझ रहे होते हैं जैसे चार्जेस एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन एक्चुअली में चार्जेस कांटेक्ट में नहीं है। फिर भी अगर उनके फील्ड्स आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूं, नजर नहीं आता, दिखा देता हूं, तो देखें दोनों चार्जेस भले दूर हैं, लेकिन ये रेड कलर में जो उनका फील्ड शो किया है, ये फील्ड एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहा है। और फील्ड कांटेक्ट में आने की वजह से ये दोनों चार्जेस दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो इनका भी कांटेक्ट एक्चुअली में है, ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के फील्ड्स का आपस में कांटेक्ट है।
तो ये कॉन्सेप्ट फील्ड का कब आता है? जब आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स दूर से एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें। इसीलिए ग्रेविटी में दूर से ही फोर्सेस लग जाती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। इसी तरह ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट पर भी दूर से फोर्स अप्लाई हो जाती है तो हम इसके गिर्द भी एक फील्ड की बात करते हैं जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये तो हो गई बातें फील्ड्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से फील्ड्स के बारे में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट में स्प्रिंग, फ्रिक्शन की फोर्स, ड्रैग फोर्स, इनमें कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। और नॉन कॉन्टैक्ट में दे कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से एक्ट कर सकती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोगों ने सीखा कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स में, ड्रैग फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट में फोर्सेस कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही हो सकती हैं फोर्स अप्लाई एक दूसरे पर। मैग्नेटिक फोर्स में जैसे देखा, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोगों ने देखा। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, इनका ओरिजिन क्या है, कि ये पैदा क्यों होती हैं, और नंबर 2, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसमिट कैसे होती हैं। अब देखें, जो पहला सवाल है, ये पैदा क्यों होती हैं, ये इतना बेसिक सवाल है कि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये स्टिल अननोन है। इसीलिए इन फोर्सेस को हम बेसिक फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। और हमने देखा कि चार्जेस के केस में हमें ये कॉन्सेप्ट दिया माइकल फैराडे ने कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने वहां आपको बताया कि ये किसी भी चार्ज के गिर्द, अराउंड अ चार्ज, एक जगह होती है, एक स्पेस होती है, रीजन होता है, जिसमें कोई और चार्ज जो है उसके इफेक्ट को फील कर सकता है। कैसे फील करेगा? या अट्रैक्ट होकर या रिपेल होकर, तो वो तो डिपेंड करता है ना चार्जेस की नेचर क्या है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर फोर्स लगती कैसे है, ये हमें एक्सप्लेन किया माइकल फैराडे ने, और ये उन्होंने 2 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये पहले स्टेप की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी आपको दिखाया गया। तो ये चार्ज है हमारा, और उस चार्ज के गिर्द आप देख रहे हैं बहुत से डॉट्स हमने बनाए हैं। वो डॉट्स बनाने का मकसद ये आपको बताया जा सके कि इसके गिर्द फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये फील्ड जो है वो दूसरे चार्ज के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहां देखिए, तो सेकंड स्टेप में फील्ड इंटरेक्ट करता है दूसरे चार्ज के साथ। जैसे यहां पर Q0 ये दूसरा चार्ज है, ये असल चार्ज है प्लस Q। तो इसका जो फील्ड जो पहले स्टेप में यहां पैदा हुआ था, वो पहले स्टेप में याद किया पैदा हो गया। अब वो पैदा होगा तो वो इस तक पहुंचेगा, और जब वो इस तक पहुंचेगा तो फिर इस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है। चलते हैं पहली प्रॉपर्टी पर। जरा देखिए इस सिनेरियो को। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक बैटरी है, और एक बैटरी के साथ मैग्नेटिक कंपास भी मैंने रखी हुई है, ताकि जैसे ही इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो हमें पता चल जाए। अभी मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब इस वक्त इस वायर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही मैं इस बैटरी को वायर से कनेक्ट करता हूं तो करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, तो फौरन हमारे पास मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन देती है, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस की बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जब बैटरी इस तरह से मौजूद थी, चार्जेस तो वायर में तब भी थे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त नहीं था। लेकिन जब चार्जेस मोशन में आए हैं, फ्लो में आए हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक असल चार्ज से नहीं है, बल्कि चार्ज की मोशन से है। तो ये बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं है, इसे हम एक्सट्रिंसिक फीचर कहते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं है। जरा देखिए, ये मेरे पास एक चार्ज है, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपके सामने शो कर देता हूं। अब जरा देखें, अभी चार्ज रुका हुआ है और उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए जी, चार्ज मूव कर रहा है, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज वाइब्रेट कर रहा है, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आपको नजर आ रहा है। चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके गिर्द अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से ऐसा पक्का जुड़ा हुआ है, वो उसका बुनियादी हिस्सा है। जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होगा।
इसलिए हम ये जुमला बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। इंट्रिंसिक मतलब उसकी बुनियादी प्रॉपर्टी, उसको उससे जुदा नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि फील्ड ना हो लेकिन चार्ज हो, नहीं, चार्ज होगा तो फील्ड लाजमी होगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर तो आपको याद होगा, आपको याद है कि ये चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। अब जब ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा तो इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जो जाहिर है हमें भी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आप नोट करें तो इस टेप के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी चार्ज पार्टिकल्स है, तो उनके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मजे की बात है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और वो आपको अट्रैक्शन की सूरत में नजर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, इसी तरह से यहां पर अगर आप गौर करें, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और मेरे दूसरे हाथ में भी मैग्नेट है, इन दोनों के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है और आप देखेंगे कि अगर मैं इनको करीब लेकर आऊं तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इस मैग्नेट के करीब लेकर आता हूं तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसे हम बोलते हैं कि लाइक फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक से नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से जरूर इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, ये मैंने आपके सामने एक चार्ज बनाया और उसका फील्ड भी आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ऐसा, क्योंकि अब हमारी जो स्क्रीन है वो फ्लैट है, 2 डायमेंशनल है, तो लगता है जैसे ये चार्ज जो है वो भी 2 डायमेंशनल है और इसके ऊपर ये जो फील्ड बनना है ये भी फ्लैट है, यानी सर्कल फील होता है कि ये सर्कल सा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखें तो आपको पता चलेगा कि ये चार्ज जो है इसके गिर्द जो फील्ड होता है वो हर डायरेक्शन में मौजूद होता है, वो 3 डायमेंशनल फील्ड होता है। बुक पर जब हम देखें हमें सर्कल फील होता है, लेकिन एक्चुअली ये स्फेरिकल होता है और ये हर डायरेक्शन में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, और वो चौथी प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं तो आप जाहिर है कोई ना कोई लिमिट सेट करके बनाएंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बनाया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है? नहीं, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी खत्म नहीं होता। ये वीक हो जाता है लेकिन ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं होती। जब हम पेज पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहां हम अनलिमिटेड साइज का कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का फर्क समझना है आप लोगों ने, ठीक है। यहां पर ये चार्ज मुझे नजर आ रहा है, मैं इसके करीब एक और चार्ज लेकर आता हूं और जब मैं ये चार्ज इसके करीब लेकर आऊंगा तो ये चार्ज एक फोर्स फील करेगा और उस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरा चार्ज होगा तो ही फोर्स होगी। अगर दूसरा चार्ज नहीं है तो फिर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो फोर्स के एग्जिस्ट करने के लिए 2 चार्जेस चाहिए कम से कम, लेकिन फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चार्ज काफी है। अभी दूसरा चार्ज नहीं है, फिर भी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो फील्ड हमेशा मौजूद होता है, चाहे कोई और चार्ज उसको फील करने के लिए मौजूद है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट। अच्छा, इस फील्ड को बनाने के कई तरीके हैं। बुक पर हमने रिप्रेजेंट करना तो इसके कई तरीके हैं, कल के लेक्चर में आपको मैं वो बताऊंगा भी। अभी सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो आपकी बुक ने यहां पर शेयर किया हुआ है। इसे कहते हैं डॉट डेंसिटी मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग चार्ज के गिर्द जो है वो इस तरह से डॉट्स बनाते हैं। अच्छा, ये डॉट्स एक तो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो डॉट की डेंसिटी है वो फील्ड की स्ट्रेंथ बता रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां देखूं तो इतने से हिस्से में बहुत सारे डॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहां डॉट्स बहुत करीब करीब हैं, राइट। तो यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जबकि यहां इतना ही बड़ा सर्कल अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो मैं देख रहा हूं बहुत कम डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहां फील्ड काफी वीक है। तो डॉट की जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, कितने डॉट्स आप बनाते हैं, उससे हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है, ठीक है। तो चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट क्या कहता है
ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपके सामने येलो कलर में बनाया है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन, मेरे पास कितने तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं पॉइंट ए से पहले सीधा हॉरिजॉन्टल जाऊं ऐसे, और फिर बी की तरफ आने के लिए बिल्कुल सीधा नीचे आ जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि पहले मैं नीचे जाऊं और फिर मैं सीधा बी की तरफ चला जाऊं। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है मैं किसी रैंडम वे से पॉइंट बी तक चला जाऊं। मजे की बात यह है कि आप जो मर्जी पाथ फॉलो कर लें, आपका वर्क अगर पहले पाथ से 1 जूल हुआ है तो दूसरे पाथ से भी 1 जूल होगा और तीसरे पाथ से भी 1 जूल ही होगा। इट डजंट मैटर कि आप बड़ा पाथ चूज करते हैं, छोटा पाथ चूज करते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम है तो एक जैसा वर्क होगा। ऐसे फील्ड में जहां ए से बी जाने में पाथ डिपेंड ना करता हो, सेम वर्क को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। फर्स्ट में जब आप थे तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड है। फर्स्ट में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था कि वो कंजर्वेटिव है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे किया जाए। वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। ये क्या होते हैं मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन कल के लेक्चर में जो मैं अभी अपलोड करूंगा उसमें आपको इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो ज़रा देखिए, मैं जब इस चार्ज को इस फील्ड के पास लेकर आता हूं तो आपको मालूम है इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा और रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना शुरू हो जाएगा। अब जब ये दूर जाएगा तो यही इसका दूर जाना हमें बता रहा है कि ये जिस जगह पर था वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अगर आप किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करना चाहते हैं, वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएं। अगर वो मूव करे तो वहां फील्ड है, और अगर मूव ना करे तो इसका मतलब वहां कोई फील्ड मौजूद नहीं है। दिस इज हाउ वी डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जी, ये 8 के 8 पॉइंट्स हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगा, लेकिन किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी किसी और चार्ज के साथ कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, यानी वो सर्कल नहीं होता जैसे बुक में आपको नजर आता है, और सफेयर होता है। अब वैसे टेक्निकल सफेयर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अब उसको सफेयर कहना चाहिए नहीं, लेकिन चले जितना आपको वो सर्कल नजर आता है ना, वो उस हिसाब से वो सफेयर ही है वहां पर। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एंड नहीं होता, कहां तक एग्जिस्ट करता है? इन्फिनिटी तक, ग्रेविटी की तरह। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता पाथ के। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मौजूद होता है, चाहे कोई और चार्ज करीब में है या नहीं। फोर्स तब लगेगी जब कोई और चार्ज होगा, लेकिन फील्ड हमेशा मौजूद होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? बाय प्लेसिंग अ चार्ज नियर टू इट। उसके करीब एक चार्ज लेकर आए जो बहुत छोटा हो, इसलिए तो मैंने इसे पॉइंट चार्ज बोला था। तो वो छोटा क्यों हो ये हम कल के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। वैसे उसने नीचे लिखा हुआ है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस फील हो सकती है। तो बच्चों, देखते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई उनमें से कितनी आपको याद है। तो एक एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा देखते हैं ये क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कुछ याद है आप लोगों को? मुझे ऐसे लगता है जैसे माइकल फैराडे ने दिया था। ऑप्शन सी चेक करते हैं। अरे बिल्कुल सही, माइकल फैराडे ने ही दिया था। एक और एमसीक्यू देखते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो हमारे चार्ज के इर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता कैसा है? एक्सट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक होता है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो ए ऑप्शन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, बी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है। मुझे लगता है कि वाकई में ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और चार्ज जैसा मर्जी हो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगा। चेक करते हैं जी, और हम लोगों ने देखा वाकई में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपके रेडी हो चुके हैं, इनको आप लोग जल्दी से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर लें। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।